हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी हिंदी का दूसरा चैप्टर 20 के दांत की इस मज़ेदार कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के हिंदी के दूसरा पार्ट, जिसका नाम है 20 के दांत। काफ़ी सिंपल कहानी है तथा काफ़ी मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। अतः चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही एनसीईआरटी का हर चैप्टर का सलूशन आप सभी को देखने को मिल सके। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग पाठ को शुरू करने से पहले उस पाठ के जो लेखक होते हैं ना, उनका सबसे पहले थोड़ा सा जीवन परिचय को जान लेते हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ही फायदेमंद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेखक का परिचय। आप सभी को बता दें कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा इस पाठ की रचना की गई है, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट पर हुआ था। तो यहीं से मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे कि सर 18 फरवरी 1916 का हुआ था। और कटना कहाँ पे हुआ था, तो बिहार का सुप्रसिद्ध जिला पटना के बदरघाट में हुआ था। उम्मीद है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बिहार बोर्ड 10वीं की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो पटना से भी बिलोंग कर रहे होंगे। अगर आप पटना के होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इनका जो निधन अर्थात मृत्यु हुआ था वो 12 सितंबर सन 1961 ईस्वी को हुआ था। वे विख्यात विद्वान पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना के कॉलेजिएट एक कॉलेज है उसी में पूरी की थी, तथा संस्कृत और हिंदी में एमए पटना विश्वविद्यालय से किए थे। अब हम लोग जानेंगे कि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी के प्रमुख जो पॉपुलर रचनाएं हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनके जो प्रमुख पॉपुलर रचनाएं हैं ना, उनमें से है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना, 20 के दांत तथा संत परंपरा और साहित्य जो है इनके प्रमुख रचनाओं में से एक है। और यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि साहित्य तत्व और आलोचना किसकी कृति है या इसके लेखक कौन हैं, तो आप बताएंगे कि सर इसके लेखक जो हैं वो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं पाठ परिचय। तो प्रस्तुत कहानी जिसका नाम है 20 के दांत, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, उन्होंने इस पाठ में मध्यम वर्गीय एवं के अंतर विरोधों को उजागर किए हैं। इनमें आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक ओर सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफ़ेद पोशी अपने भीतर लिंग जैसे भेदभाव का कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। दूसरी ओर गिरधर लाल जो है जैसे नौकर पेशा निम्न मध्य वर्गीय है, जो अनेक तरह के पोथी गई बंदियों के बीच में अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्ष करता है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वभाव को या स्वार्थ को छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकारों की महत्वपूर्ण नमूना पेश करती है। अब आइए यहाँ से हम लोग पाठ का सारांश की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सेन साहब एक अमीर व्यक्ति थे। सेन साहब जो थे ना, वो एक अमीर व्यक्ति थे, यानी धनी व्यक्ति थे। उनकी 5 लड़कियां थी। दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछा जा चुका है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो आप बताएंगे कि सर सेन साहब की 5 लड़कियां थी। एक लड़का था। लड़कियां क्या थी, अरे यार वो कठपुतलियाँ थी। वे किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। उनकी जो लड़कियां थी ना, वो किसी भी वस्तु को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। वो लड़कियां नहीं बल्कि ये कठपुतलियाँ थी। दौड़ती और खेलती भी थी, तो केवल शाम के वक्त। सेन साहब नई मोटर कार ले ले थे, जिसका नाम रखा था एक्सट्रीम लैंड। काली चमकती हुई खूबसूरत गाड़ी थी। सेन साहब को उस पर नाज था, यानी सेन साहब को उस पर नाज था कि हमारा एक काली चमकती हुई खूबसूरत सी क्या है दोस्तों, तो गाड़ी है। एक धब्बा भी ना लगने पाए। क्लीनर और सोफर को सेन साहब की सख्त ताकीद दी थी। क्लीनर और यहाँ पे क्लीनर और सोफर, यानी क्लीनर और सोफर जो था ना, वो सेन साहब की कार अर्थात गाड़ी की हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखा करता था। चूँकि खोखा सबसे छोटा और सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मोटर को कोई खतरा ना हो
तो खोखा सो ही होगा। यानी इसलिए मोटर का अगर कोई भी खतरा होगा ना तो खोखा से ही उसका खतरा होगा। एक दिन की बात है कि सेन साहब का क्या हुआ कि शोफर और औरत से उलझ पड़ने की बात की थी। उसके 5-6 साल बाद बच्चा मदन गाड़ी को छू कर गंदा कर रहा था। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक बार की बात है कि सेन साहब शोफर और एक औरत से उलझ पड़े। अब जैसे ही उलझे थे ना कि उनका 5 साल का कोई लड़का था, मदन नाम का एक लड़का था जो गाड़ी छूकर गंदा कर रहा था। और शोफर ने जब मना किया कि भाई इसे गंदा मत करो तो उल्टे शोफर से ही वो उलझ पड़ा। कौन उलझ पड़ा? तो मदन जो था ना, शोफर मना किया कि देखो भाई ये सेन साहब का गाड़ी है, तुम इसे छूकर गंदा मत करो। तो शोफर को क्या किया, मदन जो था ना वो शोफर से उलझ पड़ा कि हम क्यों डांटते हो, हम तो गंदाबाजी करेंगे। अब क्या हुआ कि वही मामला अभी सिमटा ही नहीं था कि इसके बीच खोखे ने मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। अरे अब देखो क्या हो गया। अभी ये बात चल ही रहा था। अब मदन क्या करता है कि गाड़ी का जो पिछला जो लाल लाइट का जो शीशा होता है ना उसको चकनाचूर कर दिया, यानी तोड़ डाला। लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा भी नहीं माना और अपने मित्रों से कहा, देखो आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गए हो। मित्रों के सामने क्या कर रहे हैं कि देखो आप लोग बहुत बड़े शरारती हो गए हो। कासू, उनका नाम क्या था दोस्तों? बच्चे का नाम था कासू। मोटर के पिछले हरदम पड़ता रहता है, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। कासू ने मिस्टर सिंह साहब के अगले तथा पिछले पहियों में हवा निकाल दी थी। अब यहाँ पे कासू ने मिस्टर सिंह जो थे ना उनके गाड़ी के क्या किया था कि आगे और पीछे जो टायर बड़ा रहता है उसमें क्या हवा निकाल दिया था। जब मिस्टर सिंह विदा हो गए यानी जाने लगे ना तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधलाल जी को, उनके फैक्ट्री में किरानी था, यानी गिरधलाल जो था वो मदन के पिता जो थे गिरधरलाल, जो उन्हीं के फैक्ट्री के क्या थे, किरानी थे। अब यहीं से सवाल पूछा जाता है कि गिरधलाल कौन था, तो आप बताएंगे कि ये किरानी था। उसे सेन साहब ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बच्चे को संभाल कर रखो। उस रात गिरधारी लाल ने अपने बेटे मदन की खूब पिटाई की। दूसरे दिन शाम को जब मदन कुछ लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था ना तो खोखा भी वहाँ पे पहुँच गया। अब क्या हुआ कि खोखा ने भी लट्टू नचाने के लिए मांगा, लेकिन मदन ने उसे फटकार दिया। एक बार की बात है कि शाम जैसे होता है पहले मदन की पिटाई की जाती है गिरधलाल के द्वारा। अब यहीं पे सवाल पूछा जाता है कि मदन किसका बेटा था, तो आप बोलेंगे कि गिरधारी लाल का बेटा था मदन। तो गिरधारी लाल अपने बेटे मदन को खूब पिटाई करता है। पिटाई करने के बाद जब शाम का वक्त आता है तो मदन क्या करता है कि कुछ लड़कों के साथ लट्टू नचाते देखता है ना तो वो भी क्या करता है कि लट्टू नचाने लगता है। तभी खोखा ने भी लट्टू नचाने के लिए मदन से मांगता है और मदन 2-4 गो उल्टे में उसको बात बोल देता है, यानी उसको फटकार लगा देता है। अबे भाग यहाँ से, बड़ा आया लट्टू नचाने, ऐसा ही बोलता है कह रहे जा भागो यहाँ से, बड़ा आया यहाँ पे लट्टू नचाने, जा अपने बाबा की मोटर पे बैठ जा। कासू को गुस्सा आ गया। बस इसी उम्र में अपनी बहनों पर, नौकरों पर हाथ चला देता था। वो जो कासू था ना, सेन साहब का लड़का, वो क्या किया, एक छोटा सा उम्र में रहते हुए भी जैसे मदन ऐसे बोलता है तो उसको क्या किया कि उल्टे में एक थप्पड़ जमा देता है। और क्या मजाल कि कोई उसे कह दे, उसे ना तो आओ देखा ना ताओ, मदन को एक घूसा लगा दिया। एक घूसा कस के क्या किया दोस्तों, मार दिया। अब क्या हुआ कि मदन ने कासू पर टूट पड़ा। मदन को भी तो ऑलरेडी गुस्सा आया था क्योंकि उसका पापा जी कस के पिटाई किए थे। शाम को जैसे लट्टू नचाने गया वहाँ पे खोखा से उलझ गया। अब कासू क्या किया कि मदन को एक थप्पड़ जैसे मारा तो मदन भी कासू पे टूट पड़ा। उसकी मरम्मत जमकर कर दी। यानी मदन जो कासू को क्या किया कि खूब जमकर पिटाई कर दिया, यानी जमकर मरम्मत कर दिया। अब बेचारा कासू तो छोटा था, छोटा सा बच्चा था। कासू क्या हुआ कि रोता हुआ घर चला गया, लेकिन मदन घर नहीं लौटा। शाम का समय था। मदन कस के पिटाई करता है कासू को। कासू रोने लगता है। रोते अपने घर पापा के पास चला जाता है, लेकिन उस शाम को मदन वहीं के वहीं रह जाता है। 8-9 बजे रात को मदन इधर उधर घूमते हुए गली के दरवाजे से घुस जाता है। अब मदन तो जानता है कि भाई कासू को तो हम कस के पिटाई किए हैं,
घर जाएंगे तो हमें भी बहुत ज़्यादा मार का सामना करना पड़ सकता है, हमें भी पिटाई हो सकती है। इसलिए क्या करता है, आप सबको अगर बचपन के समय याद कर रहे होंगे ना, तो आप भी जब किसी से झगड़ा कर लेते थे या कोई गलत कार्य कर देते थे जिससे आपके बाप माँ ज़्यादा नाराज़ रहते थे आपसे, आपके इंतजार में रहते थे कि अगर वो आएगा तो उसको हम लठ मारेंगे, डंडा मारेंगे, तो आप ही क्या करते थे कि शाम को कहीं पे छिप जाते थे। हम लोग कहीं अगर अपने बचपन की बात करेंगे तो हम लोग क्या करते थे कि शाम के कहीं पे छिप जाते थे। जैसे जब शाम होती थी, रात होती थी, हम लोग को महसूस होता था कि अब पापा मम्मी जो दोनों सो गए होंगे, तब हम लोग धीरे धीरे से कहीं ना कहीं से जंगला से होकर या गेट से होकर या बगल से होकर घर में जाकर चुपचाप सो जाते थे। तो उसी प्रकार से मदन इधर उधर घूमने लगा गली के दरवाजे से। क्या हुआ, लास्ट में जब 9-10 बज गया तो दरवाजे से घर में घुस जाता है। डर तो यह थी कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा मार अधिक होगी। मदन को डर था कि जितना हम पहले पिटाते थे ना, उससे भी कई ज़्यादा आज हम पिटाने वाले हैं। रसोई घर में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले रसोई घर में घुस गया जिसमें खाना बनाया जाता है। अब रसोई घर में घुसा तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे खाना बना कर रखा गए थे और उसने भरपेट खाना खा लिया। फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर अंदर की बात सुनने लगा कि घर में आखिर मेरे बारे में क्या योजना हो रहा है। हम लोग भी जब छोटे थे तो जब हम लोग जाते थे तो पहले घर का हाव भाव मिलाते थे कि मेरे बारे में क्या चर्चा हो रही है, कि मेरे बारे में अच्छा बात हो रहा है या मेरे पीटने की तैयारी हो जा रही है। तो मदन इसी बात को अंदर से सुनने लगा कि मेरे बारे में कौन कौन सी योजनाएं बनाई जा रही है। इससे इस बात का ताज्जुब हो रहा था कि उसे पिता क्यों गरज तरज नहीं रहे हैं, जबकि मैंने तो काशू को 2-2 दांत तोड़ दिए हैं। अब यहीं से साल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि मदन ने काशू के कितने दांत तोड़ डाले थे, तो आप बोलेंगे कि सर 2 दांत तोड़ डाले थे। मदन जैसे छुप कर अपने पापा जी के बातों को सुन रहा था ना, तो वो सुनने को उनको मिला, ये देख रहा था कि हम तो काशू को 2-4 थप्पड़ नहीं बल्कि थप्पड़ मार के उसका दांत भी तोड़ दिए हैं, फिर भी मेरे पिताजी गरज नहीं रहे हैं, मेरे पे गुस्सा नहीं हो रहे हैं। आखिर इसका क्या राज हो सकता है। अब क्या हुआ कि इसका कारण यह था कि उसके पिता को नौकरी से हटा दिया गया था और मकान खाली करने का आदेश भी दिया जा चुका था। अब दबे पांव बरामदे पर रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। अब देखिए, अब क्या हुआ कि बेचारा डर के मारे धीरे धीरे से घर में जा रहा था ताकि किसी को मेरे पैर की आवाज़ सुनकर किसी को आहट ना लगे कि हम घर में प्रवेश कर चुके हैं। अब क्या हुआ कि भाई कहावत होती है ना कि जब किस्मत खराब होती है तो ठोकर लगने से, एक छोटे से पत्थर के ठोकर लगने से भी इंसान मर जाता है। उसी प्रकार से मदन का तो किस्मत यहाँ पे खराब था। अब जैसे धीरे धीरे फूंक फूंक कर भी पाँव रख कर जैसे अंदर वो घर में प्रवेश करता है, उसका जो पैर है एक लोटे से टकरा जाता है और ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल जाता है। गिरधर कौन? तब मदन का पिता। और मदन की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे से नाराजगी के बादल छंट हुए थे। उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेलापरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकालने जाने पर मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। लेखक के कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति स्वार्थवश की किसी के अपमान सहन कर सकता है, स्वार्थ रहित ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इसी मजबूरी का कारण गिरधर अपने पुत्रों को निर्दोष होते हुए भी पिटाई करता था, क्योंकि 20 के दांत लगे हुए थे। इसे टूटते ही दुत्कार प्यार में क्या हुआ दोस्तों, तो बदल गया था। काफ़ी मज़ेदार कहानी थी आज की। उम्मीद है आप सभी को पूरे कहानी मज़ेदार तरीके से समझ में आ ही गया होगा। और इस सवाल से संबंधित अगर आप इस कहानी को 1 बार 2 बार प्ले करके देखिएगा ना वीडियो को, तो उम्मीद है आपको इस कहानी से संबंधित जितने भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो सवाल MCQ या ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। उम्मीद है आप ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या सब्जेक्टिव पूछा जाए, बहुत ही मज़ेदार तरीके से इस कहानी के माध्यम से उन सभी सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन याद नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा
कि सर इसमें उपस्थित जितने भी क्वेश्चन हमारे बुक में मौजूद है उन सभी क्वेश्चनों का एक डिटेल वीडियो सॉल्यूशन ला दीजिए, ताकि हम लोग क्वेश्चनों को याद कर सकें और अपने एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों का जवाब दे सकें। तो हम क्या करेंगे, इसमें उपस्थित जितने भी क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए ला देंगे। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे चैप्टर के बाद में तीसरे चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे, वो भी काफ़ी मज़ेदार तरीके से। हालांकि हमारे द्वारा आपके जो मैट्रिक में जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, साइंस, सोशल साइंस, इसके साथ साथ उर्दू और नॉन हिंदी का भी तैयारी चैप्टर वाइज चालू कर दिया गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही एनसीईआरटी का सॉल्यूशन के प्रत्येक चैप्टर का मज़ेदार वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके और आप वीडियो देखने के साथ आप हमारे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चनों का जवाब जान भी सके और एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस वीडियो का PDF लेने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए, मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियल का टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या प्ले स्टोर से सर्च कीजिए मैथ एंड मैजिक टिप्स और वहाँ पे जो आपको पहला मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिलता है उसको इंस्टॉल कीजिए। या आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं questionforexam.com और उस वेबसाइट से जाके बेहतर से बेहतर मैट्रिक की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे ऑनलाइन क्विज खेल सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं और सभी सेट का स्टडी मटेरियल भी पा सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।